वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंसॉल्वेंसी होती क्या है और प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी एक्ट के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। सो एक मिनट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी के लिए मैंने बताया था कि दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो फर्म या वो पार्टनर या वो इंडिविजुअल जो है वो इंसॉल्वेंट है। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि अगर उसकी लायबिलिटीज़ उसके असेट से ज़्यादा हो जाए, अगर उसकी लायबिलिटीज़ उसके असेट से ज़्यादा हो जाए तब हम कहते हैं कि वो क्या है, इंसॉल्वेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट ये बोल दे कि चलो बेटा तुम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट, तो हम उस व्यक्ति को क्या घोषित कर देते हैं, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारे पास इंसॉल्वेंसी के अंदर में 2 अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट और एक आपको दिख रहा होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। यही 2 अकाउंट आपके इंसॉल्वेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम बहुत ही जल्दी से इसको समझने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ये 2 अकाउंट बनाना सीख लिए तो इंसॉल्वेंसी में कोई भी समस्या आने वाले समय में नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। मैंने बताया था कि जब व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है तुम बेटा तुम एकदम किनारे बैठ जाओ, और एक आदमी को अपॉइंट करती है। उस आदमी का नाम क्या है? यस, एक आदमी को हम अपॉइंट करते हैं जो लिक्विडेटर की तरह होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो सारे के सारे एसेट्स को बेचता है, रियलाइज कराता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है। ठीक है सर। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो जिम्मेदारी होती है लिक्विडेटर की, यानी कि जो वो बंदा जो कि एसेट्स को बेच करके रियलाइज करेगा पैसा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा लायबिलिटीज़ में, यानी कि जो भी क्रेडिटर्स होंगे। ओके, सो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास 8 लिस्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये 8 लिस्ट, और इन 8 लिस्ट के बारे में हम लोग को ध्यान देना है। 8 लिस्ट कौन कौन सी है? लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी एंड लिस्ट एच। हमारे पास 8 लिस्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, सो जब हम बात करते हैं 8 लिस्ट के बारे में तो जो 4 लिस्ट होती है वो 4 लिस्ट हमको दिखाती है, लायबिलिटीज़ को डिनोट करती है, और जो 4 बाकी बची हुई लिस्ट होती है वो असेट्स को डिनोट करती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, उसके बाद से आपके पास लिस्ट सी है और उसके बाद से लिस्ट डी है। तो ये जो 4 लिस्ट आपको दिख रही है ए बी सी डी, ये आपके लायबिलिटीज़ को डिनोट करती है, और ये जो 4 लिस्ट आपको दिख रही है ई एफ जी और एच, ये आपके किसको डिनोट करती है? असेट को डिनोट करती है। सो वी हैव 8 लिस्ट, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी बिलोंग्स टू लायबिलिटी साइड, लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी एंड लिस्ट एच बिलोंग्स टू असेट साइड। ठीक है सर, अब ये लिस्ट क्या क्या किसको किसको डिनोट करती है उसके बारे में समझते हैं। सो जो लिस्ट ए होती है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो लिस्ट ए बिलोंग्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है सारे लिस्ट को, क्योंकि अगर आपको लिस्ट क्लियर होगी तो उसी लिस्ट के ऑर्डर में ये चीज़ें क्या होती है, प्रिपेयर होती है। सो लिस्ट ए बिलोंग्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी बिलोंग्स टू fully secured creditors, list C belongs to partly secured creditors and list D belongs to preferential creditors। अब ये चारों होता क्या है उसको समझते हैं।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर दोज क्रेडिटर्स विथ whom या टू whom या फ्रॉम whom द डेटर यानी कि द पर्सन ओज सम मनी। जिस व्यक्ति से ये बंदा, ये जो डेटर जो इंसॉल्वेंट हुआ है, वो बंदा कुछ ना कुछ क्या करता है, मनी ओ करता है, पैसा लेके रखा रहता है, बदले में उसने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है। यानी कि ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग होते हैं, जो कहते हैं, या ट्रेड पेबल्स होते हैं, जो 3 महीने 4 महीने के अंदर में कहते हैं कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, तो दे आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मामला फंसता है किसका, फुल्ली सिक्योर्ड का। सर ये फुल्ली सिक्योर्ड क्या होता है, आओ देखते हैं। मान लो सपोज कि मैंने तुमसे लिया 1 लाख का लोन, मैंने बोला एक काम करो मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दो। तुमने बोला सर मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप मुझे धोखेबाज लग रहे हो, आप मेरा 1 लाख रुपया लोगे और पता नहीं मेरा वापस करोगे कि नहीं करोगे। तो एक काम करिए सर, आप घर जाइए, घर से कोई चीज़ लाइए जिसको आप गिरवी के तौर पे रख सके। अब मैं भाग के गया, दौड़ के कहाँ गया, घर गया, और घर से मैंने अपने घर का कागज लाया और मैंने आपको उसको गिरवी के तौर पे रख दिया। मैंने कहा ये लो 1,20,000 की मेरी प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पे रख लो, जब मैं तुम्हारा लोन दूंगा तो ये प्रॉपर्टी तुम बेच देना और बेच करके अपना पैसा ले लेना। तो जल्दी से बताओ लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख, सिक्योर्ड वाले अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो इसको हम क्या कहते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड। क्या कहते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड। कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसको जरा ध्यान से समझना। मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोला 1 लाख का लोन दे दो, मैंने सिक्योरिटी कितनी रखी, सर 1,20,000। मैंने कहा ओके। आज के डेट में ये मैंने 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी। आज की रेट में इस प्रॉपर्टी की कीमत 1,50,000 है। कितनी है, 1,50,000। तो जल्दी से मुझे बताओ मैंने कितना पैसा एक्सेस जमा किया, या इसको और शॉर्ट में समझते हैं। जल्दी से बताओ 1 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने गिरवी रखा 1,20 और उसकी आज की रेट में है 1,50। तो जल्दी से बताओ मेरी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है। आज के रेट में मैंने जो उसको सिक्योरिटी दी थी तो 1,20,000 की बहुत पहले, आज के रेट में 1.5 लाख की हो गई है। तो जल्दी से बताओ सिक्योरिटी जो मैंने जमा की है उसकी कीमत कितनी, 1,20 की 1,50, 1,20 की 1,50। वेरी वेरी गुड। उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1,50। जल्दी से बताओ अगर उसकी कीमत हो गई 1,10,000, घट भी सकती है। 1,20 की सिक्योरिटी रखी लेकिन उसकी कीमत आज की डेट में कितनी है, 1,10। जल्दी से बताओ सिक्योरिटी की कीमत कितनी होगी, जल्दी से बताओ सिक्योरिटी की कीमत कितनी होगी। वेरी वेरी गुड, सिक्योरिटी की कीमत होगी 1,10,000। सर ये भी तो हो सकता है कि 1,20 रखी हो, उस समय वो फुल्ली सिक्योर्ड हो और आज की डेट में उसकी कीमत सिर्फ कितनी है, 90,000। तो जल्दी से मुझे बताओ मैं सिक्योर्ड वैल्यू कितना रखूंगा, उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। इसका मतलब सिक्योर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, 90,000। सर एक बात बताइए, लोन लिया है आपने 1 लाख का, हमने कहा हाँ। मैंने कहा सिक्योरिटी कितना रखे हैं, 1,20,000, ये तो फुली सिक्योर था। लेकिन आज की डेट में उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 90,000। तो जल्दी से बताओ ये फुल्ली सिक्योर्ड कहलाएगा कि पार्टली सिक्योर्ड, ये फुल्ली सिक्योर्ड कहलाएगा कि पार्टली सिक्योर्ड, ये फुल्ली की पार्टली। सर बिल्कुल करेक्ट, ये क्या कहलाएगा, पार्टली सिक्योर्ड, क्योंकि 1 लाख का लोन लिया है लेकिन सिक्योरिटी कितनी है, सिर्फ 90,000। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टली सिक्योर्ड में। इट मींस जो अमाउंट मैंने लोन का लिया वो यहां,
और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, वेरी गुड, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि आज के डेट में उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, इसमें 1.5 लाख है, इसमें 1,10 और इसमें 90,000 है, मैं उतना अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले केस में मैंने लोन लिया है 1 लाख का और मैंने सिक्योरिटी रखी है 1,50,000 की, रखी है मैंने 1,20 की, लेकिन आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1,50, तो मैंने कितना लिख दिया 1,50। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने 1 लाख का तुमसे लोन लिया, ठीक है सर, मैंने गिरवी रखी 1,20, ओके, उसकी कीमत आज की डेट में कितनी हो गया 1.5 लाख। अब मुझे ये बताओ, मैं बोल रहा हूं, मैंने लोन लिया था आपसे 1 लाख का, याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके लोन का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है और मैं आपको 1 लाख के लोन का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आप तो खुश कि चलो भैया मैंने तो सिक्योरिटी रखी थी, बताओ सिक्योरिटी कितनी रखी थी 1,20, आज के डेट में उसकी कीमत कितनी हो गई 1,50, वो बेचने जाएगा, वो मार्केट में कितने का बेचेगा 1,50 का। जल्दी से बताओ, वो जो 50,000 एक्स्ट्रा है, वो जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो आप रखोगे कि आप मुझे वो वापस कर दोगे? आप वो 50,000 को जो एक्सेस सिक्योरिटी का पैसा है वो आप रखोगे कि आप लौटा दोगे? सर ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने सिक्योरिटी रखी थी 1.5 लाख, तो मुझे 1.5 लाख चाहिए, काम खत्म। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हम लोग बुरी बातें नहीं करेंगे। क्या क्या बातें करेंगे? अच्छी अच्छी। आप अच्छे बच्चे हो, आप क्या करोगे, आपने लोन मुझसे कितना लिया? सर मैंने लोन लिया है 1 लाख। मैंने कहा मैंने गिरवी कितना रखा? सर 1,20। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,50। आप अच्छे बच्चों की तरह उस एसेट्स को बेचने पे जो 1,50 आया उसमें से आप कितना रखोगे? 1 लाख, और बाकी 50,000 किसको वापस कर दोगे? मुझे। बाकी 50,000 किसको वापस कर दोगे? मुझे। क्लियर हुआ? यानी कि फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब ये नहीं कि जो सिक्योरिटी है उसको बेच करके आप अपना पैसा पूरा रख लोगे ना, आप सिर्फ अपना पैसा जितने की लोन है उतना ही रखोगे, बाकी सारा पैसा आप वापस रिटर्न किसको कर दोगे? उसी व्यक्ति को रिटर्न कर दोगे जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। दिमाग में सेट हो गया? हाँ सर। इसका मतलब कि इस वाले केस में जल्दी से बताओ, जो सरप्लस है वो कितने का है? 50,000। तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? सरप्लस का। मैं इसको नाम क्या दूंगा? सरप्लस का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब 1 लाख था, मैंने सिक्योरिटी रखी 1,20 की, उसकी वैल्यू हो गई 1,50। इसका मतलब कि सरप्लस कितना आ गया? 50,000। इतनी कहानी अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। हाँ सर इसमें तो कोई भी समस्या नहीं है, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे लोन लिया 1 लाख का, मैंने आपसे कितने का लोन लिया? 1 लाख का, और आपने उस पर सिक्योरिटी रखी है 80,000 की। कितने की रखी है? 80,000 की। जल्दी से बताओ, 1 लाख का लोन लिया, सिक्योरिटी रखी 80,000, इसका मतलब कि जो 20,000 है वो क्या है? सर ये जो 20,000 है वो क्या है? अनसिक्योर्ड। कहानी समझ में आ रही है? फिर सुन लो, 1 लाख का लोन लिया, मैंने सिक्योरिटी आपके पास कितनी रखी? 80,000। इसका मतलब कि अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना हो गया? 20,000। जल्दी से बताओ, 80,000 वाला जो एसेट था उसकी वैल्यू आज की डेट में हो गई 90,000। कितनी हो गई? 90,000। सर आप हमेशा बढ़ाते क्यों, कभी घटाया भी कीजिए। मैंने कहा ठीक है, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70,000। तो जल्दी से बताओ, मैं यहाँ 80,000 लिखूँ कि 70,000? मैं यहाँ 80,000 लिखूँ कि 70,000? मैं यहाँ 80 की 70? सर क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 70,000। बताओ जरा मुझे अब कितना अनसिक्योर्ड हो जाएगा? सर अनसिक्योर्ड हो जाएगा 30,000। यहां तक कोई समस्या है? नहीं सर। इसका मतलब कि पार्टली सिक्योर्ड में आप कितना लिख दोगे? 1 लाख। सिक्योर्ड भले हमने किया था, सिक्योर्ड भले हमने किया था कितना?
पार्टी सेक्योर्ड, सॉरी पार्टी सेक्योर्ड यहाँ पे होगा, पार्टी सेक्योर्ड एज पर लिस्ट सी कितना हो जाएगा 1 लाख। और मैंने सिक्योरिटी कितनी रखी थी सर, मैंने सिक्योरिटी रखी थी यहाँ पे 80,000 की रखी थी, लेकिन उसकी आज के डेट में एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है 70,000। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है क्या? इसका बैलेंस मतलब कितना हो जाएगा 30,000, ठीक। अनसिक्योर्ड कितने हैं 30,000। ये जो लिस्ट सी वाला था ना, अब मेरी बात ध्यान से एकदम सुनना, ये जो लिस्ट सी वाला था, ये जो लिस्ट सी वाला था, मान लेते ये सी है, ये बेचारा पलके बिछा करके, ठीक, ये बेचारा पलके बिछा के किसकी तरफ देख रहा था? ये देख रहा था किसके तरफ? बी के तरफ। और बी से कहता है बड़े भाई क्या आपके पास कुछ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है, कोई सिक्योर्ड अमाउंट एक्स्ट्रा है जो आप मेरे ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो? तो बी ने बोला हाँ भाई हाँ, मेरे पास सिक्योर्ड अमाउंट कितना है 50,000। याद करो पिछला वाला एग्जाम्पल, ये उसके पास एक्सेस कितना है 50,000। तो सी वाला बोलता है बी से, सी वाला किससे बोलता है? बी से, त्राहिमाम भाई साहब कुछ है आपके पास उधार के तौर पे देने के लिए? बी ने बोला हाँ भाई हाँ, मेरे पास कितना पैसा है 50,000, बताओ तुमको कितना चाहिए? सी कहता है सिर्फ 30,000 दे दो। सिर्फ कितना दे दो? 30,000। तो ये जो 50,000 है उसमें से उसने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो सी वाला था उसको उसने कितना ट्रांसफर कर दिया? 30,000। कितना ट्रांसफर कर दिया? 50 में से 30,000। तो जल्दी से बताओ ये वाला अमाउंट उड़ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और आज के डेट में कोई भी पार्टली सिक्योर्ड नहीं है। सर एक बार और क्विक रिवीजन कर दीजिए, थोड़ा सा बस जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास लोन कितने का था 1 लाख का, मैंने सिक्योरिटी कितनी रखी थी 80,000 की, उसकी आज के डेट में एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है 70,000। तो मैंने पार्टली सिक्योर्ड में लिख दिया कितना 1 लाख, और मेरी सिक्योरिटी कितनी रख दी 70,000 की। तो 1 में से 70 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 1 में 70 माइनस गया तो कितना बच गया? 30,000। अब ये सी वाला जो है वो किसकी तरफ देखता है? सी वाला देखता है बी की तरफ। बी बताओ फुल्ली सिक्योर्ड वाले तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है? बी कहता है हाँ है। कितना चाहिए? बोला सर 30,000। बोला मेरे पास तो 50,000 है, तुमको 30 चाहिए, ले लो 30। तो बी वाला जो 50,000 का एक्स्ट्रा था उसमें से 30,000 उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सी की तरफ। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर। अब जल्दी से बताओ इसके पास कितना बच गया सरप्लस एक्स्ट्रा? सर सरप्लस बच गया इसके पास 20,000। इसके पास सरप्लस बैलेंस कितना बच गया? 20,000। कंट्रा क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रा क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 लाख में से सिक्योर्ड वैल्यू 150, सरप्लस आ गया 50,000। 50 में से 30 किसको दे दिया? बी को दे दिया, सॉरी सी को दे दिया। कितना बच गया? 20,000। और ये क्या कहलाएगा? बैलेंस। सी में क्या हुआ? 1 लाख का लोन, 70,000 सिक्योरिटी, 30,000 का बैलेंस, सरप्लस बैलेंस था वो किधर ट्रांसफर हो गया? इधर हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर हाँ तो हम आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। किसकी हम बात करते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। इतना आप पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स हम लोगों ने कितने तरह का देखे? एक हम लोगों ने देखे अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड है, पार्टली सिक्योर्ड, थोड़े सिक्योर्ड और थोड़े अनसिक्योर्ड। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हालांकि हम लोगों ने जब प्रोविंशियल और हम लोगों ने प्रेसिडेंसी एक्ट में जब डिफरेंस देखा था तब हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, बट फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। लाइन से सारे क्रेडिटर्स लगे हुए थे, लाइन से सारे क्रेडिटर्स लगे हुए थे। सर कौन कौन से क्रेडिटर्स लाइन से लगे हुए थे? मैंने कहा ठीक है बताता हूं। ये लाइन लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। पहले तो ये गुल्लक में पैसा था मेरे, जो फूटेगा और फूटने के बाद से सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो इसमें लाइन से कई लोग खड़े थे, ये खड़े थे, ये खड़े थे, ये खड़े थे और ये खड़े थे, ठीक। इनका नाम था अनसिक्योर्ड, इनका नाम था फुल्ली सिक्योर्ड, इनका नाम था पार्टली सिक्योर्ड और इनका नाम था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यही लोग थे। गुल्लक फूटना शुरू हुआ, गुल्लक में से पैसा निकलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो फुल्ली सिक्योर्ड वाला बोला मैं तो स्पेशल आदमी हूं, मुझे पता था कि ये आदमी चोरी करेगा। वो मुझसे बोला कि मुझे पता था कि ये आदमी इंसॉल्वेंट होगा, इसीलिए मैंने पहले ही से क्या कर लिया था, सिक्योरिटी रखवा लिया था। और जब इसने सिक्योरिटी रखवा लिया था तो वह उसने उस सिक्योरिटी को बेचा और बेच के पैसा रख लिया। मतलब कि इसको इसका वेट ही नहीं करना है गुल्लक फूटने का, यानी कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने का वेट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना क्या रखा था, सिक्योरिटी रखा हुआ था, और जो सिक्योरिटी था उसको बेचा और बेच के अपना पैसा लिया, यानी कि उसको इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो ये तो पहले ही लाइन से हट गया। अब बात किसका आया, प्रेफरेंशियल वालों का। प्रेफरेंशियल पार्टली सिक्योर्ड वालों का। पार्टली सिक्योर्ड ने बोला भैया हमको भी पता था ये धोखा करेगा, इसलिए हमने भी क्या कर दिया, थोड़ा पैसा सिक्योर्ड कर दिया और थोड़ा पैसा अनसिक्योर्ड हो गया। तो जितना पैसा सिक्योर्ड था वो भी लेके भाग गया और बाकी जो बच गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनसिक्योर्ड में। यानी कि इसमें से थोड़े भाई जो फुल पार्टली वाले में से फुल्ली सिक्योर्ड वाले चले गए इसमें और अनसिक्योर्ड वाले आ गए इसमें, ठीक। अब ये व्यक्ति पूरा और ये व्यक्ति पूरा किसका वेट कर रहे हैं, गुल्लक फूटने का। जैसे ही गुल्लक फूटने वाला था ये तुरंत चिल्लाया रुको, क्या करो, रुको। सब लोग चुप होकर बैठ गए, भैया क्यों रुके? तो इसने बोला ये बताओ मेरा नाम क्या है, क्या है मेरा नाम, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस का मतलब समझते हो? भाई सबने बोला नहीं नहीं बताइए बताइए। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मुझे पहले प्रेफरेंस दो। किससे प्रेफरेंस ज्यादा दो, इनसे। यानी कि मैं अनसिक्योर्ड नहीं हूं भाई साहब, मैं क्या हूं, प्रेफरेंशियल हूं, मुझे पहले राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए पैसा में। यानी कि जो लाइन लगी है इस लाइन में सबसे पहले कूद के कौन जाएगा ऊपर, प्रेफरेंशियल वाले, और कहेंगे सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, हमें। यानी कि जब लाइन लगी होगी अनसिक्योर्ड वालों की, उस अनसिक्योर्ड में सबसे पहला व्यक्ति जो खड़ा होगा वो कौन होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाले होंगे। इस लिस्ट में बताओ सबसे नीचे कौन दिख रहा है, इस लिस्ट में दिख रहा है सबसे नीचे डी, लेकिन इनका पेमेंट होगा सबसे पहले। कैसे होगा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पहले अधिकार मिलता है पेमेंट का। कौन कौन होते हैं, लिस्ट लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर आपको समझाया भी था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आते हैं, ठीक, प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी एक्ट के थ्रू। तो इतना समझ लो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गए रेंट के, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। टैक्स हो गया, रेट्स हो गया, पेमेंट हो गया, ये सब। अच्छा, तो लिस्ट डी में आते प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखो इसमें भी लिखा है एज पर कंट्रा। अब ये कंट्रा होता क्या है सर, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है, बता ही दीजिए। सर यहां भी कंट्रा है, यहां भी कंट्रा है, दोनों जगह कंट्रा है, और अब हमको कंट्रा रुका नहीं जा रहा, अब आप बता ही दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा सब्र नहीं है ही तुम लोग के अंदर, जब सब्र नहीं है तो सुनो। कंट्रा बचपन में खेलोगे गेम आता था कंट्रा, हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कैश बुक में पढ़े होगे कंट्रा आया था, कंट्रा एंट्री, जो दो लेजर को अफेक्ट करता है। उसी तरीके से यहां भी कंट्रा का मतलब दो लेजर को अफेक्ट करना नहीं है। कंट्रा का मतलब है साहब कि पहले इसका पेमेंट होगा, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है वो जाएगा कंट्रा के तौर पे इधर, और ये वाला जो अमाउंट है ये भी कंट्रा के तौर पे जाएगा इधर। यही तो करते थे, एक लेजर दूसरे को अफेक्ट करता था, तो कैश वाला बैंक में लिखते थे, बैंक वाला कैश में। इसमें क्या हो रहा है भैया, ये वाला हम इधर ना लिख के किधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। यानी कि ये कंट्रा के तौर पे, यानी कि बैलेंस करने के तौर पे किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि ये हम इधर नहीं लिखेंगे, ये उड़ के किधर चला जाएगा, इधर।
जल्दी से बताओ इस केस में कंट्रा कहाँ लिखा है? सर इस केस में कंट्रा तो लिखे नहीं है, ये लिखे हैं। इसका मतलब कि ये सरप्लस वाला अमाउंट नहीं जाएगा, ये कंट्रा वाला अमाउंट जाएगा, ये कंट्रा वाला अमाउंट जाएगा। तो कंट्रा का मतलब यहाँ, ये भी कंट्रा लिखा है तो ये भी यहाँ। तो कंट्रा का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो मैं इधर नहीं लिखूंगा और मैं इधर लिखूंगा। अब वो क्यों लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं ई के बारे में। तो ए बी सी डी खत्म हो गया लायबिलिटीज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये जो बुक वैल्यू होता है वो इनर कॉलम में और जो रिलायजेबल वैल्यू होता है वो आउटर कॉलम में। देखो यहाँ लिखा भी है एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, कितना मिल जाएगा मुझे, ठीक। तो कैश जितनी बुक वैल्यू उतनी रिलायजेबल वैल्यू, उतना ही रिलाइज होगा। बैंक जितनी बुक वैल्यू उतना ही रिलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो है उसकी बुक वैल्यू अलग हो सकती है और उसकी रिलायजेबल वैल्यू अलग हो सकती है। वही सेम काम मशीन के साथ, वही सेम काम फिक्चर्स के साथ, वही फर्नीचर के साथ, वही एलआईसी के साथ, वही अदर्स के साथ। यानी कि जितने भी असेट्स दिए होंगे आपको प्रॉपर्टी, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? लिस्ट ई में, बुक वैल्यू इनर कॉलम में और रिलायजेबल वैल्यू आउटर कॉलम में। क्या ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, जल्दी से खोजो तो जाने, बूझो तो जाने, पढ़े होगे बचपन में, बूझो तो जाने। इसमें खोजो, क्या कहीं आपको डेटर दिख रहा है? क्या कहीं आपको डेटर दिख रहा? नहीं सर, इसमें तो डेटर है ही नहीं, लेकिन डेटर तो एसेट होता है ना। तो डेटर के लिए बोला गया कि आप क्या हैं? आप हमारे लिए पूजनीय हैं। आप क्या हैं? हमारे लिए पूजनीय हैं। और आपके लिए एक अलग से क्या बनाया गया है? लिस्ट। यानी कि प्रॉपर्टी सारे एसेट्स किस में जाएंगे? लिस्ट ई में। लेकिन जो डेटर है, जो बुक डेप्ट है, वो हमारे किस में जाएंगे? एफ में। अच्छा, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें गुड होते हैं, इसमें डाउटफुल होते हैं, इसमें बैड। 3 तरह के डेटर होते हैं, पता होगा। गुड वो होते हैं जो भले मानुस होते हैं, जितना पैसा उधार दिए थे उतना पैसा आपने मुझे वापस कर दिया, यानी कि आपने मेरे पैसे को डुबाया नहीं। हम भले सबका पैसा डुबा रहे हैं क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन मेरे जो डेटर थे यानी कि मुझे जिनसे पैसा चाहिए था वो बड़े अच्छे निकले, उन लोगों ने मेरा पैसा दे दिया, तो वो किस में जाएंगे? गुड में। लेकिन कर्मा, आपको पता है कर्मा भाई, हम जब किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। जब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरी लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, मैं अपने अनसिक्योर्ड वालों को शायद पेमेंट ना कर पाऊँ, उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कर्मा घूम के आता है, यानी कि मैंने किसी को पैसा दिया था और अब वो पैसा देने से मुझे मना कर रहे हो, तो वो जाते हैं आपके डाउटफुल में और बैड में। डाउटफुल मतलब दे भी सकते हैं और नहीं भी, और बैड का मतलब तो देंगे ही नहीं, ठीक। तो गुड, डाउटफुल, डेब्ट, 3 तरह के आपके क्या होते हैं? डेटर। तो गुड जितने अंदर होंगे उतने ही बाहर, यानी कि ये दोनों अमाउंट सेम होगा, यानी कि अगर 100 थे तो 100 ही होंगे। डाउटफुल मान लेते 50 मेरे % डाउटफुल है, तो 100 में कितना मिल गया? 50। और बैड हमारे जो है वो पूरे के पूरे 50 अंदर में चले जाएंगे। 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये सिर्फ अंदर में रहेंगे और ये दोनों किस में लिखेंगे? बाहर में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे डेटर हो गए। इसमें गुड वाले बाहर लिखेंगे, डाउटफुल वाले जितने % डाउट होंगे उनको मतलब पूरे बुक वैल्यू यहाँ, और जितने डाउटफुल होंगे उनको माइनस करके जो हमारे मिल जाएंगे पैसे वो यहाँ, और बैड तो हमको मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसका कोई अमाउंट बाहर नहीं होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर क्वेश्चन में देगा तो उसको लिखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जी सेक्शन बनाया गया है। अगर लिस्ट जी है, लिस्ट जी में अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब आ गया कंट्रा। ओके सर, आप बोले थे कंट्रा बताएंगे, मैंने कहा हाँ कंट्रा देखते हैं क्या होता है। मेरी बात एकदम ध्यान से समझो, व्हाट इज कंट्रा। ठीक है सर बताइए। ये है गुल्लक और लिक्विडेटर यहां बैठा है, बस समझेंगे बात को, खत्म हो गया। लिक्विडेटर इसका काम है एसेट को रिलाइज करा के पैसा पेमेंट करना। अब ये क्या कर रहा है, ये पहले सारी प्रॉपर्टी को बेचा, क्या कर दिया? प्रॉपर्टी को
बेचा। कौन सी प्रॉपर्टी? ई वाली। ई वाली प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ गया। इसने सारे डेटर से पैसा निकाल दिया, यानी कि एफ वाले डेटर से पैसा निकाल लिया, इतना पैसा आ गया। इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कोई थे तो उससे भी पैसा निकाल दिया, जी वाले, यानी कि इससे गुल्लक में पैसा आ गया। पैसा आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। क्या बस यहीं से पैसा आ सकता है कि कोई और भी सोर्स है? सर है सोर्स। मैंने कहा क्या? याद करो मेरे पास सरप्लस बचा हुआ था फुल्ली सिक्योर्ड वाले का। सर एक बार याद दिला दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1 लाख का लोन लिए थे, 1/20 की प्रॉपर्टी रखे थे, 1.5 लाख उसकी वैल्यू हो गई थी, 50,000 का सरप्लस हो गया था। वो 50,000 भी किसको मिलेगा? वापस मुझे इस गुल्लक में आएगा। इस 50,000 जो हमको गुल्लक में आने वाला था उसमें से पार्टली सिक्योर्ड वाले ने कितना ले लिया? सर पार्टली सिक्योर्ड वाले ने कितना ले लिया? 30,000। अब जल्दी से बताओ मुझे गुल्लक में कितना आएगा? सर 50,000 का एक्सेस था, 30,000 पार्टली ले लिया, यानी कि आपके पास गुल्लक में कितना आ जाएगा? 20,000। बताओ ये आएगा कि नहीं? तो ये सरप्लस कंट्रा के तौर पे इधर लिखेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे अपने गुल्लक वाले अमाउंट में। इसका मतलब कि मेरा गुल्लक में ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ई से पैसा आया, एफ से आया, जी से आया, और जो सरप्लस बचा था मेरे पास 20,000 का, उससे भी मेरे पास पैसा आ गया, यानी कि गुल्लक में कितना पैसा हो गया? इतना हो गया। अब गुल्लक फूटेगा, फूटने के बाद पैसा क्या होगा? बटेगा। फूटने के बाद पैसा क्या होगा? बटेगा। बटने वाले मैंने बताया था लाइन में कौन कौन होंगे? अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड बोला मेरा काम खत्म, मुझे हटा दो। मैंने कहा ठीक है हट जाओ। पार्टली सिक्योर्ड बोला मेरा भी काम खत्म, मुझे भी हटा दो। किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाले का। अभी मैंने बताया गुल्लक फूटेगा और फूटने के बाद जब पैसा बटेगा सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा? सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा? सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा? यस, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले लाइन में लगा रहेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसका मतलब कि ये जो गुल्लक में पैसा आया टोटल, ये टोटल पैसा आया, इस टोटल में से सबसे पहले पैसा कौन खाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो इस टोटल में से माइनस किसको कर देंगे? किसको माइनस कर देंगे? सर टोटल में से माइनस कर देंगे हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वालों को, बाकी जो बच जाएगा वही हमारा यहां पे अमाउंट आ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो सुन के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सर ऐसा क्या बताने वाले? मैंने कहा सुनो, सुन लो। मुझे गुल्लक में पैसा मिला 1 लाख। अरे वाह सर, बधाई हो। कहाँ से? ई से, एफ से, जी से, ई से, एफ से, जी से और बी वाले कंट्रा से 1 लाख रुपया आ गया। 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी खड़े हैं, एक अनसिक्योर्ड वाले और एक प्रेफरेंशियल वाले। इनको चाहिए 60,000, इनको भी चाहिए 60,000। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ हो गया सर। ये तो देना है मुझे 1/20, पैसा कितना है? 1 लाख। देना है मुझे 1/20, पैसा है कितना? 1 लाख। यही तो डेफिशिएंसी होता है, यही तो इंसॉल्वेंसी का कारण होता है। जब आपको आपके असेट्स क्या है? आपके असेट्स हैं कम, लायबिलिटीज क्या है? ज्यादा। आपकी लायबिलिटीज ज्यादा, आपके असेट्स कम। 1/20 देना है, 1 लाख है। जल्दी से बताओ डेफिशिएंसी कितनी? ओके सर, डेफिशिएंसी आ गई 20,000। ठीक? यस सर, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से मेरी बात समझो। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये बताओ मेरे पास टोटल कितना पैसा आ गया? सर टोटल आ गया 1 लाख। कितना टोटल आ गया? 1 लाख। 1 लाख का टोटल आ गया। सबसे पहले पैसा किसको पेमेंट हो गया? सर 60,000 रुपया सबसे पहले पेमेंट हो जाएगा। किसको?
सर पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंशियल वालों को, तो जल्दी से बताओ कितना रुपया बचेगा? 40। 1 लाख था, 60 हम दे दिए प्रेफरेंस वालों को, कितना बच गया? 40। जल्दी से बताओ मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने? सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके पास 60,000। कितने हैं? 60,000। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? जल्दी से बताओ यहाँ कितना मैं लिखूंगा? सर आप यहाँ पे लिख दीजिए 60,000। तो जल्दी से बताओ यहाँ भी कितना लिखाना चाहिए? सर यहाँ भी लिखाना चाहिए 60,000। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? नहीं सर। कितने का डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो 20,000 का है। मैंने कहा ओके, लिख दिया मैंने, कितना? 20,000। जल्दी से बताओ ये 20,000 क्या यही वाला 20,000 है? इज दैट अ कोइंसिडेंस? क्या ये इत्तेफाक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे 1 लाख देना था, 60 पहले ही कौन ले लिया? प्रेफरेंशियल ले लिया। कितना बच गया? 40,000। मुझे डेफिशिएंसी कितनी की हुई थी? 20,000 की। 40 और 20 जोड़ के कितना हो गया? 60। और यही 60 हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। अब एक बात और बताएं, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वालों को पेमेंट होगा सिर्फ 40,000। छोड़ो रहने दो, ठीक। बस इतना याद रखो कि हमारे पास डेफिशिएंसी कितनी की आ गई? 20,000। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में समझेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग डेफिशिएंसी के बारे में समझते हैं। चलिए, आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लियर हो गया होगा। 2 मिनट का बस अब आपको बचा हुआ है डेफिशिएंसी अकाउंट, और ये डेफिशिएंसी अकाउंट खत्म होगा सिर्फ कितने मिनट में? 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है सर। डेफिशिएंसी अकाउंट देखो सर, देखने में थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है, बस देखने में बड़ा है, देखो अभी समझने में लगेगा सिर्फ 1 मिनट। मैं डेफिशिएंसी के आगे लिखने वाला हूं कैपिटल अकाउंट। ओह माय गॉड सर, ये तो खत्म हो गया। डेफिशिएंसी अकाउंट नथिंग बट अ कैपिटल अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट इज नथिंग बट अ कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्या है सर, जरा देखिए, जल्दी से बताओ। जिससे जिससे तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, ओके, जिससे जिससे तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा इस साइड, जिससे जिससे तुम्हारा कैपिटल घटेगा इस साइड। खत्म खत्म बेटा खत्म। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखिए? एक्सिस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। अरे सर ये तो बहुत बड़ा चीज लिख दिया, एसेट्स ओवर लायबिलिटी। 11th में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डुअल एस्पेक्ट में पढ़े थे हम लोगों ने। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये पढ़े थे। अगर हम एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा? अरे सर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल ही तो होगा। तो ये और कुछ नहीं, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, अगर मेरा एसेट ज्यादा लायबिलिटी से तो कैपिटल, अब ये भी हो सकता है कि मेरी लायबिलिटी ज्यादा हो मेरे किससे? एसेट से, तो कैपिटल का इधर है साइड, तो कैपिटल इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? क्या सर बचपना है, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। अगर मैं आपको प्रॉफिट दूं तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर क्या बेवकूफी है, कैपिटल बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि आपके प्राइवेट एसेट आपकी प्राइवेट लायबिलिटी से, एक तो आपका बिजनेस एसेट बिजनेस लायबिलिटीज, एक आपकी पर्सनल एसेट भी हो सकता है। अगर आपकी पर्सनल एसेट आपकी पर्सनल लायबिलिटी से ज्यादा है तो वो भी तो कैपिटल ही हुई, तो इधर आ गया। अगर आपको एसेट पे प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ेगी। आपको मैं सैलरी देता हूं, आपको मैं रेम्युनरेशन देता हूं, आप ओनर हो और मैं आपको सैलरी देता हूं और मैं आपको रेम्युनरेशन
आपकी कैपिटल बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। आपको स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। लायबिलिटी एग्जेम्प्ट हो गया। सर लायबिलिटी कैसे एग्जेम्प्ट होता है? बड़ा आसान है। एक आदमी था, चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने एक आदमी से 1 लाख का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 1 लाख का। फिर मेरी उनकी बेटी से शादी फिक्स हो गई। मैंने 1 लाख का लोन लिया एक आदमी से और फिर मेरी शादी उनकी बेटी से फिक्स हो गई। अब बताओ क्या कोई अपने दामाद से पैसा लेगा? क्या कोई अपने दामाद से लोन मांगेगा? नहीं। उन्होंने बोला जाओ बेटा छोड़ दिए, तुमको लोन का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो मुझे लोन देने से मना करते हैं तो बताओ एग्जेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। यानी कि जो लायबिलिटी थी मुझे लायबिलिटी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। तो जिससे जिससे मेरा कैपिटल बढ़ा वो इस साइड, जिससे जिससे मेरा कैपिटल बढ़ा वो इस साइड। अब इधर बात करते हैं। अब यहां पे क्या हो गया? लायबिलिटी मेरी एसेट से ज्यादा हो गई तो लॉस है। इधर लिखिए, ड्राइंग करता हूं मैं पैसा निकालता हूं, मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? क्या सर कितना आसान बात है, मेरी कैपिटल घटेगी। लॉस हुआ कैपिटल घटेगा, स्पेकुलेशन लॉस हुआ कैपिटल घटेगी, बैड डेट हुआ कैपिटल घटेगी, क्योंकि लॉस है। और ये अदर लॉसेस क्या है? अगर इन प्रॉपर्टीज की कीमत घटती है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इस साइड, प्रॉफिट ऑफ एसेट, तो प्रॉफिट ऑफ एसेट इस साइड, तो लॉस ऑफ एसेट किस साइड? इस साइड। तो अगर लॉस हो रहा होगा तो उससे मेरी कैपिटल घट रही होगी तो वो इस साइड। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑर्डर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से मेरी बात सुनना। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑर्डर्ड हो गया, डिसऑर्डर्ड खत्म। सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने अच्छा समझ, ये है ए और ये है बी, यानी कि ये है हम और ये हो तुम। मैंने तुम्हारे ऊपर बिल लिखा, तुमने उसको साइन करके मुझे दे दिया, यानी कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए। कितनी बात समझ आई? मैंने उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो जरा बताओ बैंक ने मुझे तुरंत पैसा दे दिया और ये आदमी मुझे कितने महीने बाद पैसा देगा? 3 महीने बाद। लेकिन बैंक ने मुझे अभी पैसा दे दिया और ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। 3 महीने बाद क्या हो गया? ये आदमी कह रहा है कि ना 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 मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने इसको सामानदार में भेजा, इसने बोला 3 महीने बाद पैसा दूंगा। मेरे पास बिल था, मैं बैंक के पास गया, बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, मेरे हाथ में पैसा आ गया, बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक 3 महीने इंतजार किया, 3 महीने बाद इसके पास गया और ये कह रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। बैंक ने इसको क्या करा लिया? डिसऑनर। क्या हो गया? डिसऑनर। अब जल्दी से बताओ ये पैसा मुझे बैंक को देना होगा? हाँ सर। लॉस हुआ? हाँ सर। लॉस हुआ तो किधर लिखोगे? इधर। यानी कि बिल जो डिस्काउंट मैंने कराया था अगर वो डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब कि मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई, तो हम किधर लिख देंगे? नई लायबिलिटी आएगी तो कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा? सर कितना आसान है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल घटेगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, ये सब किधर जाएगा? तो जिन जिन चीजों से आपकी कैपिटल घटेगी, जिन जिन चीजों से आपकी कैपिटल घटेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड साइड देंगे, राइट हैंड साइड देंगे। इसको टोटल कर लेना, अगर दोनों बराबर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जो बैलेंस आएगा उसको ही नाम क्या देंगे हम लोग? डेफिशिएंसी का। क्या देंगे? डेफिशिएंसी। इसको टोटल कर लेना, ये आ गया 100, इसको टोटल कर लेना, इसको एक काम करते हैं, ये आया टोटल 1 लाख, ये टोटल आया 80,000। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे, जो 20,000
और ये 20,000 आपके इस 20,000 से मैच कर रहा है क्या? हाँ सर। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये महज इत्तेफाक है? नो 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 सर, ये इत्तेफाक नहीं है, ये 100% मैच होना चाहिए। यानी कि अगर मेरी डेफिशिएंसी इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा क्वेश्चन सही है। तो डेफिशिएंसी किससे मैच करेगी हमारी? इस अकाउंट से। ठीक है, इसके बारे में आपको एक बार और बता देता हूं। ये देखो दो चीज, ये जो पैटर्न होगा, ठीक है, मैं एक दो बार और आपको डिस्कस कर ही देता हूं ताकि जब आप क्वेश्चन लगाओ तो आपको किसी भी तरह की समस्या ना। यहां पे मेरे पास मान लेते हैं पैटर्न है 10,000 के गुड, तो ये भी बाहर 10,000 के गुड। मेरे पास डाउटफुल है कितने? 10,000 के जिसमें 50% डूब गया, तो कितने बैड डेट हो गए सर? बैड डेट हो गए 5,000। और अलग से ही बैड डेट दिया हुआ है 5,000 का, या मान लेते 6,000, कंफ्यूजन ना हो, 6,000। तो 5 और 6 कितने हो गए? 11,000। इसका मतलब कि हम यहाँ पे बैड डेट कितना लिख देंगे? हम यहाँ पे बैड डेट लिख देंगे 11,000। हो जाएगा भाई। जो डाउटफुल वाला था उसका डिफरेंस 5,000 का वहां लिख दिए, और जो 6,000 का था वो यहाँ, यानी कि जोड़ी कितना हो गया? 11,000। तो बैड डेट वाला तो लिखेंगे, और जो डाउटफुल वाला नहीं मिल पाया, बैड हो गया, तो दोनों को जोड़ के वहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज देखो, मान लेते कि मेरे पास स्टॉक था 10,000 का बुक वैल्यू, और मशीन थी 15,000 की, और ये अब हमको, और ये मान लेते फिक्सचर्स का मेरे 12,000, ये 10,000 की जगह हो गया 8,000 का, ये 15,000 की जगह हो गया 12,000 का, और ये 12 की जगह हो गया 15,000। ठीक, इतना हो गया। ये 10 की जगह 8, ये 15 की जगह 12, और ये 12 की जगह 15। बताओ 2,000 से नुकसान हुआ? हाँ सर। 12 से 15 हुआ, कितने का नुकसान हो गया? 3,000 का। और 12 से 15 हो गया, इसका मतलब कि 3,000 का फायदा। ये जो 3,000 का फायदा है वो लिखोगे प्रॉफिट ऑन एसेट में 3,000, और ये जो लॉस हुआ है 5,000 का, ये 5,000 का लॉस लिखोगे किस साइड? इस साइड। स्टॉक में लिखोगे 2,000, और मशीन में लिखोगे 3,000, और दोनों को ऐड करके लिख दोगे। बस ठीक है, छोटी सी चीज समझानी थी। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आई होप हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, हम लोगों ने बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस देख लिया, हम लोगों ने प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी एक्ट, टाउन एक्ट देख लिया, हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना सीख लिया, और हम लोगों ने उठा लिया डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना सीख लिया। कल की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, तब तक के लिए आप इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, और अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है।